हेलो गाइस, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल बी एक्सपर्ट विद पूजा चौहान। देखिए दोस्तों, हमने अब तक हिंदी के विकास को पढ़ा है। हिंदी का जो कालक्रम था उसको किस तरीके से बांटा गया है उसको पढ़ लिया है। और आज हम उसमें से पढ़ने वाले हैं सबसे नंबर 1 पर जो आया था आदिकाल। आदिकाल के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कैसे बनते हैं वो दिखाएंगे आपको, और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है उसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। चलो चलते हैं। देखिए दोस्तों, इससे संबंधित जो ये प्रश्न है आप इनको देख सकते हैं। इनको हम बाद में लगाएंगे क्योंकि हमें सबसे पहले क्वेश्चन देख लेना है एक बार, और उसके बाद हम जब थ्योरी पढ़ेंगे तो ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हमने देख लिया किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, तो हमारे माइंड में घूमते रहेंगे। देख लीजिए दोस्तों एक बार इनको। चलिए थ्योरी पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, हमने आपको एक फैक्ट बताया था कल, सबसे पहले जब देखा था हमने कि जो हिंदी के का जो कालक्रम है उसको सबसे पहले बांटने का श्रेय, सबसे पहले क्या है, बांटने का श्रेय किसको जाता है दोस्तों? प्रथम श्रेय किसको जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को। किसको जाता है? जॉर्ज ग्रियर्सन को। और दोस्तों हम देखेंगे कि ये 650 किसके आधार पर है और 1050 किसके आधार पर है, ये भी देखेंगे। और दूसरी बात क्या है दोस्तों इसमें? दूसरी बात यह है कि प्रमाणिकता के आधार पर अगर पूछा जाए पेपर में कि प्रमाणिकता के आधार पर हिंदी का जो कालक्रम है उसको बांटने का श्रेय किसको जाता है, तो अगर वो प्रामाणिकता के आधार पर पूछे तो रामचंद्र शुक्ल आंसर होगा। लेकिन यदि वो पूछे कि हिंदी के कालक्रम का प्रथम श्रेय किसको जाता है तो आंसर होगा दोस्तों जॉर्ज ग्रियर्सन। अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, इस डाउट को दूर करते हैं कि आदिकाल का जो समय है वो 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी कैसे है और 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक कैसे है। देखिए दोस्तों, इस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा है? आदिकाल। आदिकाल का जो समय है 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, ये जो समय काल माना गया है ये ग्रियर्सन के द्वारा माना गया है। यानी कि ग्रियर्सन ने किस काल को माना है? 650 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक। और जो अगला लिखा हुआ है 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक, ये जो टाइम पीरियड माना है, ये जो समय काल माना है, इसको माना है रामचंद्र शुक्ल ने। तो ये बात आपकी बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए कि 650 किसके मानेंगे? ग्रियर्सन के द्वारा, और 1050 ईस्वी से 1350 ईस्वी तक किसका मानेंगे? रामचंद्र शुक्ल के द्वारा इनका टाइम पीरियड निर्धारित किया गया है। अगला देखते हैं दोस्तों, आदिकाल को किसने क्या कहा है, यानी कि आदिकाल है उसको किस व्यक्ति ने किस नाम से प्रयोग किया है वो देखते हैं। पूछ लेता है पेपर में कि बताइए आदिकाल को चारण काल के नाम से किसने प्रयोग किया, तो चारण काल आदिकाल का नाम है। सबसे पहले तो बात ये याद रखनी है। और दूसरी बात कि चारण काल को आदिकाल किसने कहा, तो ग्रियर्सन ने। ग्रियर्सन को आपको याद रखना है। देखिए इसको ट्रिक से भी याद कर सकते हैं थोड़ा सा हम। चरण, चरण में क्या होता है? चरण में गिरिए, तो गिरिए किसके चरण में? किसी न किसी चरण में गिरते हैं, तो याद कर लेते हैं थोड़ा बहुत ट्रिक से रिलेट करके। तो चरण में गिरिए, तो गिरिए से ग्रियर्सन और चरण से चारण काल। चारण काल याद होगा दोस्तों। अगला देखते हैं। अगला देखिए, वीरगाथा काल। वीरगाथा काल, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा था, तो वीरगाथा काल इसका अन्य नाम है ना आदिकाल का। तो सबसे पहले तो याद रखना है कि आदिकाल का अन्य नाम क्या है? वीरगाथा काल। और वीरगाथा काल आदिकाल को किसने कहा था, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल और ग्रियर्सन के बारे में बातें कर लिया। अगला देखते हैं, आदिकाल। आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, तो आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा। हजारी प्रसाद द्विवेदी। सिद्ध सामंत काल, आदिकाल का नाम अन्य नाम दे दे कि बताइए आदिकाल का अन्य नाम सिद्ध सामंत काल भी है या नहीं, तो है। लेकिन ये सिद्ध सामंत काल किसने कहा? राहुल सांकृत याया ने। किसने कहा? राहुल सांकृत याया ने। चलिए दोस्तों अगले पॉइंट पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, जो ये आदिकाल था इसमें कितने प्रकार की कृतियां रची गई थी? देखिए दोस्तों, इसमें याद रखना में 3 प्रकार की कृतियां। 3 प्रकार की कृतियां क्या मतलब है? यानी कि पहले नंबर पर तो धार्मिकता पूर्ण कृतियां इसमें होती थी, यानी कि रचनाएं धार्मिकता पूर्ण थी। दूसरा है वीरगाथा काल पूर्ण, यानी कि वीरगाथा, वीरगाथा इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट है। आदिकाल में वीरगाथा पूर्ण कविताएं यानी कि रचनाएं होती थी। अगला क्या है दोस्तों? श्रृंगार पूर्ण। श्रृंगार पूर्ण कृतियां होती थी। तो 3 हमें याद रखना है। प्रमाणिकता पूर्ण, प्रमाणिक था बिल्कुल भी,
बिल्कुल प्रमाणिक थी और वीर गाथा पूर्ण थी, और तीसरा क्या है, श्रृंगार पूर्ण थी। तो कितने प्रकार की कृतियां हुई इसमें, 3 प्रकार की कृतियां हुई। अगला देखते हैं, क्वेश्चन पूछा जाए कि बताइए कि वीर गाथा काल यानी कि आदि काल में कितने प्रकार की शैलियों का प्रयोग हुआ। तो 2 प्रकार की शैली आपको याद रखना है, डिंगल पिंगल, डिंगल और पिंगल। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि रासो साहित्य क्या है, रासो साहित्य और उनकी रचनाएं। रासो साहित्य के बारे में पढ़ेंगे और रासो साहित्य में जितनी भी रचनाएं हैं उनके कवियों के बारे में हम पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या है, हिंदी के प्रथम महाकवि है दोस्तों, यहाँ पे छूट गया है, उसको लिख लेना आप। हिंदी के प्रथम महाकवि, महाकवि अगर पूछे कि बताइए हिंदी के प्रथम महाकवि कौन है, तो हिंदी के प्रथम महाकवि है चंदबरदाई, चंदबरदाई। लेकिन अगर पूछे कि बताइए हिंदी के प्रथम कवि कौन है, इस चीज को हम बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। महाकवि और कवि में क्या डिफरेंस है, देखिए दोस्तों, हिंदी के प्रथम कवि पूछा जाए तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा है। हिंदी के प्रथम कवि कौन है, सरहपा है। अतः क्या है, हिंदी के प्रथम कवि सरहपा है। राहुल सांकृत्यायन ने हिंदी का प्रथम कवि जैन साहित्य सरहपा को माना है, जिनका जन्मकाल 8वीं सदी में माना गया है। दोस्तों देखिए, इसको याद रखना है। अगर पूछे कि हिंदी के प्रथम कवि कौन थे, तो हिंदी के प्रथम कवि सरहपा, और हिंदी के प्रथम महाकवि कौन थे, तो चंदबरदाई थे। और दोस्तों पूछा जाए कि बताए कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य, तो हिंदी का प्रथम महाकाव्य चंदबरदाई द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो है, जिसको हम आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, पृथ्वी रासो किसकी रचना है, पृथ्वीराज रासो किसकी रचना है, पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है। खुमान रासो किसकी है, खुमान रासो दलपति विजय की, किसकी है, खुमान रासो दलपति विजय की। परमाल रासो किसकी है, परमाल रासो दोस्तों जगनिक की, किसकी, जगनिक की। और अगला देखते हैं, अगला क्या है, अगला है इसमें बीसल देव रासो। क्या है, बीसल देव रासो। पूछे कि बीसल देव रासो जो रचना है वो किसकी है, तो बीसल देव रासो नरपति नालह की है, किसकी है, नरपति नालह। अगली रचना क्या है, विजयपाल रासो। विजयपाल रासो किस कवि की रचना है, तो नलह सिंह की, किसकी है, नलह सिंह की। दोस्तों देखिए, आप इनको अच्छे तरीके से नोट्स बनाइए, 2-3 बार रिवाइज कीजिए और आपको ये बहुत अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए दोस्तों, हमने क्या देखा, हमने देखा कि 3 प्रकार की तो कृतियां हैं इसमें, धार्मिकता पूर्ण है, वीर गाथा काल पूर्ण है और श्रृंगार पूर्ण है। 2 प्रकार की शैली पढ़ी हमने, डिंगल और पिंगल। और अगर पढ़ते हैं हम आगे, क्या है, 2 प्रकार के काव्य। काव्य कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। एक तो है प्रबंध काव्य, प्रबंध काव्य क्या है, और मुक्त काव्य क्या है, 2 प्रकार के, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य को समझते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रबंध काव्य का मतलब है, जैसे कि हम कोई नाटक देखते हैं, उस नाटक में क्या होता है, जो एक कड़ी होती है, पहली कड़ी होती है, उसकी लास्ट कड़ी जो होती है, उन दोनों में कुछ ना कुछ संबंध होता है। पहली कड़ी का संबंध दूसरी कड़ी से होता है और दूसरी कड़ी का संबंध तीसरी कड़ी से होता है, यानी कि ये एक सीक्वेंस में चलता है। लेकिन जो मुक्त काव्य होता है उसमें कोई भी किसी से कुछ भी लिंक नहीं होता है। कैसे, जैसे कि हमारी पहेलियां होती है, दोहे होते हैं, पद होते हैं, तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि जो जिनमें कोई भी सीक्वेंस बंधा हुआ ना हो, एक दूसरे से जुड़ी हुई ना हो, तो वो मुक्त काव्य है। और जो प्रबंध है, मतलब कि उनमें एक कुछ ना कुछ संबंध है, पहली कड़ी से दूसरी कड़ी का और दूसरी कड़ी का तीसरी कड़ी से, तो इस तरीके से हम इन चीज को समझ सकते हैं, प्रबंध काव्य और मुक्त काव्य। इनके उदाहरण क्या है वो देखते हैं। सबसे पहले देखिए प्रबंध काव्य के उदाहरण। सबसे पहले रासो साहित्य। जो रासो साहित्य है वो सब का सब प्रबंध काव्य में आता है। देखिए इसमें क्या है, कीर्तिलता सबसे पहली है। कीर्तिलता, कीर्तिलता के जो रचनाकार है वो है विद्यापति। कौन है, कीर्तिलता विद्यापति। कीर्ति पताका मैथिली, कीर्ति पताका मैथिली। अगला देखते हैं मुक्त काव्य। मुक्त काव्य में क्या है, खुसरो की पहेलियां, यानी कि जो खुसरो की जो पहेलियां हैं तो वो कहीं में आएंगी, मुक्त काव्य में आएंगी। और विद्यापति की जो पदावली है वो भी कहीं में आएंगी, मुक्त काव्य में आएंगी। पदावली, पहेलियां और पदावली ये कहीं में आएंगी, मुक्त काव्य में आएंगी। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला पॉइंट क्या है दोस्तों, तोता ए हिंद। अच्छा, ये हमने लिखा है यहाँ पे, अमीर खुसरो के बारे में लिखा है यहाँ पे। अमीर खुसरो को किस नाम से जाना जाता है, जिनका सही नाम था, वास्तविक नाम था अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। और अमीर खुसरो का उपनाम क्या था, तोताए हिंद। अमीर खुसरो किस नाम से जाना जाता है, तोताए हिंद के नाम से जाना जाता है। और अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन।
अबुल हसन। और इनके गुरु का नाम पूछे आपसे, गुरु का नाम निजामुद्दीन औलिया, निजामुद्दीन औलिया। देखिए दोस्तों, जो ये अमीर खुसरो थे, इनके गुरु का नाम पूछ सकता है आपसे, हमने आपको बता दिया निजामुद्दीन औलिया। ये पूछ सकता है आपसे कि अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था, अबुल हसन था। और अमीर खुसरो को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तोता है हिंदी, यानी कि तोता हिंदी किसको कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो क्वेश्चन का आंसर होगा अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के गुरु हमने देख लिया। अब देखते हैं कि जो अमीर खुसरो थे वो किस बोली के कवि थे। तो किस बोली के दोस्तों, ये लिखा हमने यहाँ पे खड़ी बोली के, किसके, खड़ी बोली के कवि थे। कौन, अमीर खुसरो। देखिए दोस्तों, इनकी जो रचना है वो देख लेते हैं। गजल किसकी है, अमीर खुसरो की। पहेलियां जो लिखी है अमीर खुसरो ने। और ये क्या है, ये दोस्तों यहाँ पे मुकरिया, क्या है यहाँ पे लिखा हुआ जो मुकरिया, मुकरिया, इसको आप देख सकते हो, मुकरिया, मुकरिया। तो हमने देखा अमीर खुसरो के बारे में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ लिया है। और इससे संबंधित जो भी अब तक हमने डिटेल में पढ़ा है, इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बन सकता है वो हम आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप यहाँ पे, ये सबसे पहला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य प्रथम महाकाव्य माना, यानी कि हिंदी साहित्य में प्रथम महाकाव्य किसको माना जाता है। आपको 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इनमें आप देख सकते हैं, जो आपने अच्छे तरीके से थ्योरी को पढ़ा होगा ध्यान से। देखिए दोस्तों, 1-2 बार थ्योरी को पढ़िए, अच्छे से तरीके से देखिए, फिर उसके नोट्स बनाइए और 1-2 बार रिविजन कीजिए, यही तरीका होता है पढ़ने का। देखिए इसमें से आप आंसर लगाइए, हिंदी साहित्य प्रथम महाकाव्य माना जाता है, तो किसको माना जाता है, पृथ्वीराज रासो को। अगला देखिए दोस्तों, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर वूलर, मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने, इन सभी विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को माना है, क्या माना है, तो प्रमाणिक ग्रंथ माना है, अप्रमाणिक ग्रंथ माना है, या अर्ध अप्रमाणिक ग्रंथ माना है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, जो रामचंद्र शुक्ल है, डॉक्टर वूलर और मुंशी देवी प्रसाद जैसे विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो को अप्रमाणिक ग्रंथ माना है। ये आपको याद रखना है, अप्रमाणिक ग्रंथ किसने माना है, रामचंद्र शुक्ल ने, डॉक्टर वूलर ने, मुंशी देवी प्रसाद ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, पृथ्वीराज रासो की किस कृति को सर्वाधिक प्रमाणिक माना जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपको नहीं पता है तो हम जब कल आदिकाल से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, वो लेकर के आएंगे, उसमें आपको इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे दोस्तों। अगला देखिए, नखशिख प्रारंभ करने वाला, क्या है, नखशिख प्रारंभ करने वाला वह ग्रंथ जो हिंदी साहित्य में प्रथम चंपू काव्य के रूप में जाना जाता है। क्या क्वेश्चन पढ़िए एक बार और, नखशिख प्रारंभ करने वाला वह ग्रंथ जो हिंदी साहित्य में प्रथम चंपू काव्य के रूप में जाना जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है रोडाकृत राउल वेल, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए। ऑप्शन नंबर ये भी गलत है, और ये भी, और ये भी, तो ऑप्शन होगा इसका पहले वाला, रोडाकृत राउल वेल। देखिए दोस्तों, हमने आपको आज 2-4 क्वेश्चन करवाए हैं, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम कल आपको प्रोवाइड करा देंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। आप हमें सपोर्ट करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से करवाइए, और दोस्तों को शेयर कीजिए, उन दोस्तों को शेयर कीजिए जिनको इस कंटेंट की आवश्यकता है और जो चाहता है कि हाँ उसे भी यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना है। दूसरों की मदद कीजिए दोस्तों, आपकी मदद खुद ब खुद हो जाएगी। थैंक यू, धन्यवाद।